नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, हमने बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता को स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने सहपाठियों के साथ में, क्लासमेट के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्कूल ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम जो नया वीडियो है, नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो है, वो जल्दी से जल्दी लेकर आ सकें, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स भी लाभ ले सकें। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे RBSc के अकॉर्डिंग जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है, उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे और वो कितने अंक के यहाँ पर आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए विद्यार्थियों, इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एबेसेदे वाला। एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होगा वो एक लाइन या एक शब्द वाला होता है। और तीसरा जो प्रश्न होगा वो लघुत्रात्मक प्रश्न होगा, जो कि आधा पेज या एक पेज का हो सकता है। क्लियर? आधे से एक पेज तक का हो सकता है। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होगा वो आधे अंक का होगा। क्लियर? इसी प्रकार से जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा, और लघुत्रात्मक प्रश्न होगा वो 1.5 अंक का, 1.5 अंक का होगा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3 अंक के होने वाले हैं। तो ये जानकारी आपको होना आवश्यक है, ब्लूप्रिंट के बारे में भी पता होना आवश्यक है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट प्रति मीटर और विभव 300 वोल्ट है, तो यह दूरी है। विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हर दूसरे साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दे दे, दूरी आपको पूछ ली जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, हमें यहाँ पर E की वैल्यू दे रखी है, वो हमें दे रखी है 50 वोल्ट प्रति मीटर। साथ में विभव भी हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है 300 वोल्ट। ठीक है, हमें यहाँ पर दूरी पूछी है। एक बार इसको समझ लेंगे। ये हमारे पास में जैसे कोई आवेश है Q, और इस आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और उस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो है E और विभव है D। जबकि इन दोनों मतलब D इन Q की और P के बीच की डिस्टेंस है। तब एक रिलेशन हम जानते हैं, E बराबर होता है V बट्टे में D। तो यहाँ पर इन D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। E का जो मान है वो है 50, V का मान है वो है 300, D हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो D बराबर है हो जाएगा 300 बट्टे में 50, ये हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये 6 मीटर होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा
बढ़ती है, घटती है, उतनी ही रहती है या शून्य हो जाती है? तो देखिए, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है पहले देख लीजिए। दो आवेशों के लिए हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपके सामने पुट कर रहे हैं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R। देखिए, इसको भी क्लियर कर देता हूं। यहां पर एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। यह है Q1, यह है Q2 और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। तब इनके बीच में संचित जो स्थितिज ऊर्जा है वो U इस प्रकार से होगी। अब यहां पर जो U है इसकी वैल्यू Q1 भी इलेक्ट्रॉन है और Q2 भी इलेक्ट्रॉन है। Q का मान है माइनस में E, Q2 का मान भी माइनस में E। Q1 और Q2 दोनों का ही मान माइनस में E है। माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो E स्क्वेयर बट्टे में R आ जाएगा। अब यहां से इस फॉर्मूले से देखें आप कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर, दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर क्या होगा? R घटता है, R घटेगा तो U बढ़ेगा, U बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज होगी। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ा दी जाए तो अब संधारित्र में, एक बार आप समझ लेंगे, हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उस समांतर प्लेट संधारित्र की ये हमारे पास में प्लेटें हैं और हमने इन दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी से जोड़कर हमने इनको आवेशित किया है। आवेशित करने से एक प्लेट के ऊपर धनावेश आ जाएगा, क्लियर, दूसरी प्लेट के ऋण ऋणावेश आ जाएगा। इस तरीके से धनावेश और ऋणावेश क्रिएट हो जाते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। तो आप इनको आवेशित करते हैं तब एक प्लेट के ऊपर प्लस में Q आवेश आ जाता है, दूसरी पर माइनस में Q आवेश आ जाता है। अब हमारे को ये कहा जा रहा है कि बैटरी हटा लें, बैटरी हटा लेंगे और फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप इंक्रीज कर रहे हैं। इनके बीच की जो दूरी है वो आप बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी राशियां चेंज होगी? तो देखिए, एक एक करके इन राशियों के बारे में यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि संधारित्र पर आवेश बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत बात है। आवेश आएगा कहां से? धारिता घट जाती है। तो चलिए धारिता को एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वास्तव में धारिता घट जाती है। तो देखिए, धारिता, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होती है A/एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D। तो D बढ़ने पर, D बढ़ता है तो C घटता है, तो C घटता है, क्लियर। तो ये बिल्कुल, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि धारिता घट जाती है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इस कारण से ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर विभवांतर में वृद्धि हो जाती है।
विभवांतर में कैसे वृद्धि हो सकती है? एक रिलेशन होता है V बराबर Q बट्टे में C। तो देखो C यहां पर घटता है तो V बढ़ता है, C घटता है तो V बढ़ता है। एक ये वाली चीज भी क्लियर कर लेंगे आप। तो यहां से V इंक्रीज होगा, धारिता घट ही रही है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संधारित्र में ऊर्जा किस स्वरूप में उपस्थित होती है? तो संधारित्र में ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में इकट्ठी होगी। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विभवांतर V आवेश Q और धारिता C में सही संबंध कौन सा है? तो संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है Q बराबर C इंटू V। ये वाला जो रिलेशन है वो आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां से हम देखिए V इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं Q बट्टे में C, तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में सही संबंध है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो सही संबंध होता है वो होता है E वेक्टर बराबर माइनस में dV बाई dr r कैप। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। बट और भी जो ऑप्शन है वो एक जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए इन चीजों को क्लियर कर लें। देखिए इस रिलेशन को हम दूसरे तरीके से भी पुट कर सकते हैं। इसको हम dV बराबर माइनस में E वेक्टर डॉट dr वेक्टर से भी पुट कर सकते हैं, या V बराबर माइनस में इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर से भी पुट कर सकते हैं। और यदि आप आवेश को अनंत से R तक लेकर आते हैं तो इस तरीके से भी E और V के बीच में रिलेशन पुट किया जा सकता है। इसके साथ में आपको ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो dV बाई dr होता है ये होता है विभव प्रवणता। इसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के भी बराबर होती है। जो E होता है वो माइनस में विभव प्रवणता के बराबर भी होती है। तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। तो रिलेशन एक ही है बट उसको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स होता है। आपके पास में एक समविभव पृष्ठ है और उसे समविभव पृष्ठ से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे ये आपके पास में कोई समविभव पृष्ठ है, इस तरीके से कोई समविभव पृष्ठ है। अब इसके लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचें तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो सदैव इसके पृष्ठ के लंबवत होती है, वो सदैव ही इसके पृष्ठ के लंबवत होगी। ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची है। यदि मैं इनके एंगल की बात करूं तो यहाँ पर इस पृष्ठ के साथ में ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है समविभव पृष्ठ और ये है विद्युत क्षेत्र, ये तो है E वेक्टर और ये है समविभव पृष्ठ। तो जो समविभव पृष्ठ होता है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, या जो विद्युत क्षेत्र है वो समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है। तो पारित फ्लक्स है वो पृष्ठ के लंबवत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, तो उस क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा? उस क्षेत्र में दूरी के साथ में परिवर्तन किस प्रकार का होगा? तो देखो, एक रिलेशन अभी अभी हमने देखा है कि E वेक्टर बराबर माइनस में dv बाई डी आर कैप। यदि E का मान 0 है, E का मान 0, तो dv बाई डी आर ही 0 हो जाएगा। dv बाई डी आर क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी राशि का अवकलन 0 तब होता है जब वो राशि कांस्टेंट हो, वो राशि स्थिरांक हो। क्लियर? तो यहां पर जो v है वो कांस्टेंट होगा। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा? तो देखिए, विद्युत विभव का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, उस फॉर्मूले से ही इसका मात्रक यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में से एक मात्रक और विमा वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाना है। तो देखिए, W बट्टे में Q होता है, तो V का मात्रक वही होगा जो W बट्टे में Q का मात्रक होगा। तो V का मात्रक बराबर होगा W बट्टे में Q का मात्रक। तो यहां से W कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। Q यहां पर आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम है, इसका मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक के अनुदिश से लाया जाता है तो किया गया कार्य होता है। तो देखिए, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है। क्लियर? अब इस विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक, बिल्कुल इसके लंब अर्धक, ये बीचों बीच से गुजरने वाला एक तल है, या आप रेखा कह दीजिए। और इस रेखा के अनुदिश यदि हम किसी आवेश को, जैसे यहाँ पर अनंत है और अनंत से इस आवेश को इसके लंब अर्धक के अनुदिश यदि हम किसी आवेश को, परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एक परीक्षण आवेश Q को, Q0 को। ठीक है? तो किया गया कार्य क्या होगा? तो विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि हम अनंत से इसके किसी बिंदु तक लेकर आ गए, बीचों बीच तक लेकर आ गए, तो किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? तो देखिए, विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है? विभवांतर बराबर होता है आवेश को एक बिंदु से, आप जैसे किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, यहां पर अनंत से बिंदु ए तक लेकर आ रहे हैं। ए बिंदु आप यहां पर ले लीजिए। ठीक है? आवेश Q0 को लेकर आ रहे हैं, तो हमारे को यहां से ये वाला कार्य ज्ञात करना है। अनंत से ए तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, जो कि विभवांतर इंटू Q0 के बराबर हो जाएगा। विभवांतर इंटू Q0। तो देखिए, विभवांतर अंतिम बिंदु का विभव VA माइनस बिंदु अनंत पर विभव। तो देखिए, VA ये भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर है, और V अनंत ये भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर है। और निरक्ष पर जो विभव होता है वो 0 होता है। तत्पश्चात जो वर्क डन होगा वो यहां पर 0 आएगा। वर्क डन कितना आएगा? वो 0 आएगा, 0 आएगा। तो किया गया जो कार्य है वो कितना होगा? 0 होगा। देखो, एक चीज क्लियर कर लीजिए कि ये हमारे पास में है निरक्ष,
निरक्ष कह दीजिए, लंब अर्धक कह दीजिए। और निरक्ष के ऊपर जो विभव होता है वो सदैव शून्य होता है। विभव कितना होता है? शून्य होता है। एक फॉर्मूला होता है विभव का, v बराबर k p cos थीटा अपॉन r स्क्वेयर। और यहां पर ये जो थीटा होता है ये होता है 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0। तत्पश्चात ये जो v है निरक्ष के ऊपर ये भी 0 होगा। क्लियर? इस वजह से जो कार्य है वो भी शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक पराविद्युत की पट्टिका जिसका पराविद्युतांक k है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए यहां से आप ध्यान देंगे कि संधारित्र हमारे पास में है, इस तरीके से एक संधारित्र है, और ये हमारे पास में इसकी सेकंड स्थिति है। ठीक है, इन संधारित्र पहली वाली जो स्थिति है वो निर्वात की स्थिति है, और दूसरी वाली जो स्थिति है वो हमारे पास में है जब इसके अंदर हम माध्यम भर दें। तो निर्वात में जो ऊर्जा संचित है वो तो होती है क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c। वैसे इसका प्रूफ है, फॉर्मूले का प्रूफ है, वो अपने सिलेबस से हटा लिया है, बट फॉर्मूला जरूर है। अब जब हम इनके बीच में कोई माध्यम रख दें, यहां पर हमने क्या रख दिया, कोई माध्यम रख दिया, बीच में का हमने माध्यम भर दिया, तो क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c नॉट सी एम यहां पर आ जाएगा। माध्यम में जो धारिता है वो देखिए किस तरीके से चेंज हो जाती है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां पर पराविद्युतांक के दे रखा है तो के आ जाएगा बट्टे में डी। तो जो पहले वाली जो धारिता थी उसकी धारिता के गुणा हो जाएगी। तो यहां से जो u है क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 सी एम की जगह के इंटू सी पुट कर सकते हैं। इसको हम u0 बट्टे में के भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से u0 बट्टे में के आ जाएगा, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक है C बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं Q बट्टे में V। तो C का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में V का मात्रक होगा। Q बट्टे में V का मात्रक, Q यहां पर आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। V यहां पर वोल्ट, V यहां पर वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर देखिए इनमें से क्या फर्क पड़ता है। आवेश की मात्रा बढ़ती है तो क्या फर्क पड़ता है? देखो धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, धारिता न तो बढ़ती है न ही घटती है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ऑप्शन सी में दे रखा है दोनों ही बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत बात है, दोनों ही नहीं बढ़ेंगे, केवल विभवांतर बढ़ेगा। केवल और केवल क्या बढ़ेगा? विभवांतर बढ़ेगा। देखिए Q बराबर होता है C इंटू वी, V बराबर Q बट्टे में C अपरिवर्तनशील है तो V और Q दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे।
जब Q को आप बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। ठीक है, तो Q को बढ़ाने पर V भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तब। देखिए, हम ये जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। एक प्लेट के ऊपर धनावेश होता है, दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही ऋणावेश होता है। एक पर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरी पर माइनस क्यू आवेश है। यदि हम इन दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ दें, दोनों प्लेटों को किसी तार से जोड़ दें, तो इनके ऊपर मैं बात करूं कुल आवेश की, तो कुल आवेश जुड़ जाएगा। तो एक प्लेट के ऊपर प्लस में क्यू है, दूसरे पर माइनस में क्यू है, कुल आवेश शून्य हो जाएगा। तो आवेश शून्य हो जाएगा, संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। तो देखिए, हम C बराबर जानते हैं Q बट्टे में V, और गोलीय चालक के लिए हमारे पास में एक गोलीय चालक है, गोला है, और उस गोले का जो विभव होता है वो होता है K Q बट्टे में R। तो यहां से V की वैल्यू पुट कर दीजिए, K Q बट्टे में R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R बट्टे में K, या C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। C और R है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दिए गए चालकों में किसकी धारिता अधिक होगी। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ दे रखा है Q और V के बीच में, और यहां पर हमें दो चालक भी दे रखे हैं A और B, और A और B चालकों के लिए Q और V के बीच में खींचा गया ग्राफ है वो हमें दे रखा है। अब देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, और वहां से प्रोपोर्शनल का जब साइन हम हटाते हैं तो हमारे पास में कांस्टेंट C आ जाता है। क्लियर? तो यदि हम Q और V के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। C यहां पर समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है। दोनों के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान दें कि यदि हम ये वाला जो एंगल है वो हम थीटा ले लें, थीटा ले लेंगे, तो देखिए क्या होगा, Q बट्टे में V बराबर आ गया C। यदि हम इस ग्राफ में ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लें Q, इसको हम लें V, ठीक है, तो ये हमारे पास में इस ग्राफ का ढाल हो जाएगा। Q बट्टे में C ये हो जाएगा लंब बट्टे में। तो यहां से चलिए मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। ग्राफ का ढाल, ग्राफ का जो ढाल है वो स्मॉल m से लिखा जाता है, जो कि tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा होता है लंब बट्टे में आधार। तो यहां से इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब जो कि Q है, और आधार यहां पर V है। तो जो tan थीटा है वो Q बट्टे में V के बराबर, जो कि धारिता C के बराबर होता है, ये हमने यहां पर देख लिया है। तो जिसके लिए थीटा अधिक होगा तो उसके लिए C भी अधिक होगा। क्लियर? तो यहां पर एक जो A है उसका एंगल भी अधिक है B की तुलना में, तो
उसकी धारिता भी B की तुलना में अधिक होगी। तो B की अधिक होगी, हमारे को यही पूछा है किसकी अधिक होगी, तो B की अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि एक विलगित वस्तु के लिए विभव V एवं आवेश Q में लेखा चित्र प्रदर्शित है, तो इस वस्तु की धारिता होगी। तो देखिए यहां से इस चीज को क्लियर कर लें, थोड़ा सा हमें जो ग्राफ पिछले क्वेश्चन में दे रखा था उससे थोड़ा सा अपोजिट दे रखा है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो है V, और ये वाला जो मान है ये है Q। ये एंगल थीटा हमें दे रखा है। यहां से मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर ही देता हूं कि धारिता C बराबर होता है, धारिता C बराबर होता है Q बट्टे में V। ये रिलेशन तो हम जानते हैं। अब इसमें ग्राफ का जो ढाल है वो हम देख लेते हैं। ग्राफ का ढाल, और ढाल m बराबर tan थीटा, जो कि लंब बट्टे में आधार होता है, और यहां पर लंब हमारे पास में है V और आधार है Q। ठीक है, तो यहां से tan थीटा बराबर 1/c आ जाएगा। C बराबर आ जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा। तो यहां पर वस्तु की जो धारिता है वो कोट थीटा के बराबर होगी। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समान आवेश क्यों एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा। क्लियर करें इसको कि हमारे पास में एक आवेश ये है, कुछ दूरी पर दूसरा आवेश ये है। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, इस बिंदु के ऊपर विभव का मान हमें यहां पर पूछा गया है। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। क्लियर, दोनों आवेशों का परिमाण समान है। एक आवेश का मान +q तो दूसरे का भी +q। अब इनके बीच की मध्य बिंदु को हम p ले लेते हैं, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो d/2 हो जाएगी। पहले आवेश के कारण से, पहले आवेश के लिए, आवेश के कारण P पर विभव हम देख रहे हैं, तो बिंदु P पर जो विभव होगा V बराबर होता है के Q बट्टे में R। तो R यहां पर d/2 है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 2kq बट्टे में d। इसी प्रकार से दूसरे आवेश की वजह से, दूसरे आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, उसको हम लिख दें V2 से, जो कि k q, यहां पर भी जो डिस्टेंस है वो d/2, तो 2kq बट्टे में d। ठीक है, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों, V बराबर V1 प्लस V2 जानते हैं। दोनों आवेशों के कारण से उत्पन्न विभवों का योग हम यहां पर कर देंगे, तो 2kq बट्टे में d प्लस 2kq बट्टे में d, ये हो जाएगा 4kq बट्टे में d। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो देखिए पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का मानक विभव, मानक विभव होता है। पृथ्वी का जो विभव है वो हम लेकर चलते हैं 0। तो इसकी जो धारिता है C बराबर Q बट्टे में V,
Q बट्टे में 0, तो ये आ जाएगी अनंत। तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अब यदि हम पृथ्वी को चालक गोला मान लें, यदि, देखो इस क्वेश्चन का आंसर अनंत होगा। यदि पृथ्वी को चालक गोला माने, चालक गोला माने तो इसकी धारिता, गोले की धारिता मैंने इसी वीडियो में पहले भी बता दिया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होती है। आर यहां पर 6400 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो यहां पर C बराबर वैल्यू पुट कर दीजिए। आर का मान है 6.4 गुण 10 की घात 6 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 1/9 गुणा 10 की घात 9। तो यहां पर ये मान आएगा 711 गुणा 10 की घात -6। C बराबर हम पुट कर देंगे 711 माइक्रोफैरड। ये वाला जो रिलेशन मैंने आपको बताया है, ये रिलेशन तब है जब आप पृथ्वी को एक चालक गोला माने तो। क्लियर? अब हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर में से एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, तो यहां पर उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण से अनंत पर विभव हमारे को पूछा है। आवेश के कारण से जो विभव का फॉर्मूला होता है, पहले वो देख लीजिए। V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में R। अनंत पर कितना हो जाएगा, R बराबर आप अनंत पुट कर दीजिए, तो अनंत पर विभव आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में अनंत, और किसी भी संख्या के अंदर अनंत का यदि हम भाग लगाते हैं तो वो राशि 0 आ जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0। आंसर क्या होगा, 0। अनंत पर जो विभव होता है बिंदु आवेश के कारण से वो 0 होता है। देखिए, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक लिखिए, प्राप्त नहीं करना है, केवल और केवल व्यंजक लिखना है। ये जैसे हमारे पास में एक आवेश है Q1, ये हमारे पास में है स्मॉल r दूरी पर दूसरा आवेश Q2। तो इन दोनों आवेशों के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R के बराबर होता है। तो ये हमारे पास में दो आवेशों के निकाय के कारण से उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। यह सदिश राशि है या अदिश राशि। तो देखिए, विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि ये जैसे हमारे पास में कोई पॉइंट है और हम एक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लेकर आएंगे, तो लाने में किया गया कार्य वही विद्युत विभव कहलाता है। लाने में जो भी हमारे को काम करना पड़ता है, अनंत से किसी आवेश को क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी प्रेक्षण आवेश, और यहां पर मैंने प्रेक्षण आवेश को Q नोट से दिखाया है। प्रेक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, लाने में किया
गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? इसका जो फॉर्मूला है वो आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं, W बट्टे में Q नोट से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं यह सदिश राशि है या अदिश राशि। तो विद्यार्थियों W एक अदिश है, Q भी एक अदिश है, तो V एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? अदिश राशि। मैं आपको बता दूं कि आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न में ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाएगा, काफी इजी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो ऐसा पृष्ठ जिस पर काफी सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव एक समान हो, विद्युत विभव एक समान हो, विद्युत विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो? उदाहरण दीजिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है वो है हाँ। हाँ, ऐसा हो सकता है। साथ में हमारे को यहां पर पूछा है इसका एक उदाहरण, तो उदाहरण भी समझ लीजिए। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। ये हमारे पास में कोई विद्युत द्विध्रुव है और इसकी निरक्ष के ऊपर ये इस तरीके से इसकी निरक्ष है। चलिए इस निरक्ष को थोड़ा सा यहां बनाते हैं। ये हमारे पास में इसकी निरक्ष है। ठीक है, ये इसकी निरक्ष है और निरक्ष पर जो विभव होता है वो होता है 0। ठीक है, ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो K P/R³ होती है। तो यहां पर विभव 0 है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? तो हम कोई आवेश लेकर चल रहे हैं और समविभव पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं। कार्य बराबर होता है, आवेश हम लेकर चल रहे हैं Q0 इंटू में होता है विभवांतर, इंटू विभवांतर। चलिए देखें, अंतिम बिंदु हम कह दें A, प्रारंभिक बिंदु कह दें B, B से हम A तक लेकर जा रहे हैं। समविभव पृष्ठ पर मौजूद हैं दोनों ही बिंदु और मैं आपको बता दूं कि समविभव पृष्ठ के ऊपर जो विभव होता है वो समान होता है। तो जो W है वो कितना आ जाएगा? Q0 VA माइनस VB, ये 0 हो जाएगा। तो Q0 इंटू 0 तत्पश्चात W है वो 0 होगा। क्लियर?
विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो देखिए इसको भी क्लियर करें। विद्युत द्विध्रुव के लिए किसी भी बिंदु पर जो विभव का फॉर्मूला होता है वो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर होता है। ठीक है। निरक्ष पर हमारे को पूछा है, निरक्ष पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और के पी कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। निरक्ष पर विभव 0 होता है। ये पहले भी आ चुका है प्रश्न। किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखिए चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारे नोट्स में आपको एज इट इज मिल जाएगा। पहला तो है चालक की आकृति। चालक का क्षेत्रफल कह दीजिए, चालक का क्षेत्रफल। दूसरा है चालक के चारों ओर भरे हुए माध्यम पर, चालक के चारों ओर भरे माध्यम पर, चारों ओर भरे माध्यम पर, माध्यम पर डिपेंड करेगा, उसके परावैद्युतांक के ऊपर डिपेंड करेगा। चालक के समीप यदि कोई अन्य चालक भी उपस्थित है तो उससे भी धारिता प्रभावित होती है। चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से, अन्य चालक की उपस्थिति पर, तो ये 3 कारक हैं जो कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करते हैं। फिर देखिए विद्युत धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। वैसे ये क्वेश्चन है वो पहले भी आ चुका है। C बराबर होता है Q बट्टे में V। तो C का जो मात्रक है ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में देख लिया था, थोड़ा सा बेटर तरीके से यहां पर देखेंगे। कैसे? Q का जो मात्रक है वो होता है कूलाम और V का जो मात्रक होता है वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को हम यहां पर कहेंगे फेरड। तो जो C का जो मात्रक होता है वो होता है फेरड। ऐप से पुट करते हैं। क्लियर? अब C की विमा ये बराबर होगी Q बट्टे में V की विमा, Q बट्टे में V की विमा। V की जगह हम लिख सकते हैं W बट्टे में Q, तो Q स्क्वायर बट्टे में W हो जाएगा। Q की जो विमा है वो होती है A1 T1 और इसका स्क्वायर भी है। W यहां पर W की जो विमा है M1 L2 T-2। फाइनली जो C की विमा है वो क्या निकल कर आती है? M-1 L-2 T4 A2। तो ये इसकी विमा होगी। क्लियर? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखें। ये हम पहले भी लिख चुके हैं। ये हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है। देखिए विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है परावैद्युतांक और विद्युत प्रवृत्ति में संबंध लिखिए। ये एक तरीके से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जो रिलेशन है इसे जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उससे हटा लिया गया है। काई विद्युत प्रवृत्ति काई बराबर एनसीईआरटी की जो बुक थी उसमें ये वाला दे रखा था। हालांकि अब इस क्वेश्चन से मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन यदि हम एक अन्य रिलेशन देखें, वो हालांकि दोनों तो सही नहीं हो सकते,
कई बुक्स में ये वाला रिलेशन भी दे रखा है, बट आपको ये वाला ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, और ये कुछ बुक में अदर बुक्स के अंदर ये भी दे रखा है, ठीक है। हालांकि अब ये सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। वैसे जो सिलेबस बोर्ड ने जारी किया था उसमें वैसे इस टॉपिक के बारे में कोई उल्लेख तो नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी की जो बुक आई है उस बुक के अंदर हमने ये देखा था कि ये जो रिलेशन है वो अब नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है विद्यार्थियों। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फिर देखिए कि किसी एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0 के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। हमारे पास में एकल धनावेश है, ये जैसे हमारे पास में कोई धनावेश है, तो इसके लिए जो समविभव पृष्ठ होंगे वो गोलाकार ही होंगे। इसका केंद्र जैसे यहां से थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है, मैं यहां पर इसका केंद्र थोड़ा सा सही चलिए दोबारा ही बना लेते हैं। एक और बना लेंगे हम। तो इस तरीके से सकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो इससे दूर की ओर होती है, इस तरीके से मौजूद होगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से निर्मित करना है, धनावेश दिखाना है, और ये हमारे पास में है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यदि यहां पर Q लेस देन 0 होता, क्योंकि यहां पर Q है, ये एक धनावेश है, Q क्या है, धनावेश है, और Q लेस देन 0 होता तो यहां पर Q क्या हो जाता, ऋणावेश हो जाता। समविभव पृष्ठ तो वैसे ही खींचे जाते, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन है वो धनावेश के दूर की ओर और ऋणावेश के पास की ओर दिखानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक भी बताइए। तो देखिए विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, मैं पहले आपको इसका सूत्र बता देता हूं। वैसे हम इस वीडियो में इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। dV/dr दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन को, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता कहलाता है। हमारे को यहां पर इसका मात्रक भी पूछा गया है, तो इसका जो मात्रक है वो वोल्ट प्रति मीटर होगा। फॉर्मूले से ही देख लीजिए, dV वोल्ट और dr इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होने वाला है। फिर देखिए किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। अब की बार इसको समझेंगे आप। ये हमारे पास में कोई रेखीय आवेश है, ठीक है, इस पर आवेश इस तरीके से मौजूद है, ये हमारे पास में रेखीय आवेश हैं।
इस रेखीय आवेश की वजह से जो समविभव पृष्ठ होगा वो किस तरीके के होंगे, किस तरीके से खींचा जाएगा वो देखिए आप। तो यहां से एक बेलनाकार समविभव पृष्ठ का निर्माण होगा। बेलनाकार समविभव पृष्ठ का निर्माण होगा। तो ये हमारे पास में समविभव पृष्ठ हैं। समविभव पृष्ठ। इस तरीके से और भी बेलन आप निर्मित कर सकते हैं, समाक्षीय बेलन निर्मित कर सकते हैं। तो ये है एक रेखीय आवेश के कारण से समविभव पृष्ठ। फिर है संधारित्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए संधारित्र की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, हमारे पास में संधारित्र की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि दो प्लेटों का एक ऐसा समूह जिस पर एक पर धनावेश दूसरे पर ऋणावेश होता है तो संधारित्र कहलाता है। दो समांतर प्लेटों का ऐसा समूह, प्लेटों का ऐसा समूह है जिस पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो। आवेश उपस्थित हो संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पी विद्युत आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो देखिए विद्युत विभव V बराबर होता है के पी कोस थीटा अपॉन r स्क्वेयर। यहां पर हमारे को पूछा है अक्ष पर थीटा का मान होता है 0 डिग्री, कोस 0 का मान होता है 1, तो V अक्ष पर के पी अपॉन आर स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। एक डायग्राम हमें दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग हमें तुल्य धारिता यहां पर फाइंड आउट करनी है। चलिए इनको हम नाम दे देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं C1, इसको नाम दे देता हूं C2, इसे हम नाम दे देते हैं C3, इसको हम नाम दे देते हैं C4। तो C1 व C2 की तुल्य धारिता सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ये दोनों ही श्रेणी क्रम में हैं और इनकी तुल्य धारिता को हम C डैश से लिख रहे हैं, जो कि 1/C डैश बराबर होगी 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2, यह आ जाएगी 1। और यहां से हमारे पास में C डैश का जो मान है वो आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे C3 व C4 की तुल्य धारिता। C3 और C4 की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो उसको मैं लिख देता हूं C डबल डैश से, जो कि ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है। तो C3 1/C4, तो 1/C डबल डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2।
2, ये आ जाएगा 1, यहां से C डबल डैश बराबर आ जाएगा 1 माइक्रो फैरड। ये जो अपना सर्किट है अब वो इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे पास में है A और यहां से एक संधारित्र C डैश जुड़ा हुआ है, यहां से दूसरा संधारित्र C डबल डैश जुड़ा हुआ है। ये A है, ये B है, ये C डैश है, ये C डबल डैश है। ठीक है, तो C डैश व C डबल डैश की तुल्य धारिता तो ये यहां पर समांतर क्रम में है। C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, C डैश का जो मान है वो है 1, C डबल डैश का भी 1 और C का मान आ जाएगा 2 माइक्रो फैरड, 2 माइक्रो फैरड आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य ना हो? उदाहरण दीजिए। तो देखिए हमारे को यहां पर एक ऐसे बिंदु पर जहां पर विद्युत क्षेत्र तो शून्य है लेकिन उस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण देना है। तो देखिए ये एक बिंदु हो सकता है चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है जबकि विद्युत विभव उसके पृष्ठ के समान होता है, जितना पृष्ठ पर होता है उतना ही होता है। तो देखिए इसका आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है किसी चालक के अंदर। तो विद्यार्थी ये थे अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब हम कुछ लघुतरात्मक प्रश्न भी देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। पहला जो प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा उनके पृथक्कण D है, तो उसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आपको पूरा डेरिवेशन करना है और ये वाला रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D। ठीक है, ये बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उस मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन मौजूद है। दूसरा प्रश्न देखें, बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जो व्यंजक है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में R। विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना, मेरा जो आइडिया है वो ये कहता है कि दोनों में से एक पूछ लिया जाएगा। वैसे ये जो 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। ये 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो उसी स्थिति के अंदर ही इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना, अन्यथा पहला और दूसरा क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको 3 संधारित्रों के समांतर क्रम या श्रेणी क्रम दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, कोई सा भी एक पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो अंतिम क्वेश्चन है वो A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करने वाला सूत्र है, क्वेश्चन है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये जो 4 माइक्रोफैरड और ये जो 4 माइक्रोफैरड हैं ये दोनों समांतर क्रम में है, और जब समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो उनका सीधा जोड़ हो जाता है। तो इन दोनों की जगह हमारे पास में एक 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र यहां आ जाएगा। इन दोनों के स्थान पर यहां पर 8 माइक्रोफैरड का, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, ये दोनों भी समांतर क्रम में, तो हमारे पास में यहां पर भी एक 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र आ जाएगा। अब इसको मैं नाम दे देता हूं C1,
इस 8 माइक्रोफेरेड वाले को C2, इसको हम C3, इसको C4 जो 2 माइक्रोफेरेड है। तो देखो यहां से C डैश निकालेंगे हम, जो कि C1 और C2 की तुल्य धारिता के बराबर होगा, जो कि 1/8 प्लस 1/8, 2/8, 1/4। C डैश का मान आएगा 4 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से हम C डबल डैश निकालेंगे, जो कि C3 और C4 दोनों की तुल्य धारिता के इक्वल होगा। तो 1/2 प्लस 1/2, 1/1, C डबल डैश आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। अब तुल्य धारिता, क्योंकि C डैश और C डबल डैश ये फिर से दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, सीधा इनका जोड़ हो जाएगा, 4 प्लस 1, 5 माइक्रोफेरेड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जा सकता है, हालांकि इसकी संभावना आपको कम है। छोटे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो फिर भी आपको इसको क्लियर करके रखना है, तैयार करके रखना है। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लियर? तो विद्यार्थियों यदि आप इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं, सभी चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। BCS एकेडमी नाम से आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन से आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है वो भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF है वो आपको 12th के सिलेबस में, 12th का जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें, या आपको जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक कोर्स डाल रखा है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री में प्राप्त हो जाएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो एप्लीकेशन डाउनलोड करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, केवल आप व्हाट्सएप करेंगे, किसी भी कंडीशन में कॉल नहीं करना है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर आप केवल व्हाट्सएप करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।